मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज जब मैं बात करने जा रहा हूं तो इसके पहले भी मैंने एक आध बार ये बात की थी महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर। ढेर सारे लोग कह रहे थे कि शायद देश में अगर सबसे खराब कोई सरकार काम कर रही है, जहां सरकार जैसे है ही नहीं, तो वो महाराष्ट्र है, मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी, जहां की बीएमसी का बजट इतना होता है कि कई राज्य सरकारों का बजट इतना नहीं है। लेकिन इधर फिर पिछले 3-4 दिनों की जब मैंने रिपोर्ट देखी और कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, तो मैंने आज उसको थोड़ा गंभीरता से सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा। और सचमुच ये शर्मनाक है, और शर्मनाक है वो जो पत्रकार और बुद्धिजीवी जिन्होंने उद्धव ठाकरे के पीआर एजेंट की तरह काम किया और लगातार उद्धव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही वो लहालोट हो गए और उन्होंने लगातार ऐसे महिमा मंडन किया कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कुछ चमत्कार कर दिया। और ये सब बावजूद इसके किया कि देश में कुल जो मामले हैं उसका 1/3 करीब वो सिर्फ महाराष्ट्र में है, और उस 1/3 का 65% करीब वो सिर्फ मुंबई में है। बावजूद इसके देश के पत्रकार, देश के बड़े स्वनाम धन्य संपादक, उन्होंने महाराष्ट्र को पता नहीं कैसे छोड़ सा दिया है। सब पर चर्चा हो रही है, सब बातचीत हो रही है। न तो बंगाल उनके नजर में आता है, और बंगाल में मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी कैसे जो है उन्होंने निर्देश दे दिए थे वहां एक मुर्शिदाबाद के अस्पताल में डॉक्टरों ने कि नहीं, कोविड-19 से मरे हुए नहीं बताना है। अब वैसी खबरें मुंबई से आ रही हैं, खतरनाक हैं ये। और मुझे संदर्भ ध्यान में आता है कि जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त मुंबई की सड़कों पर जनसैलाब निकल पड़ा था। और आज जो उद्धव ठाकरे के बहुत महिमा मंडन में पीआर एजेंट की तरह जुटे हुए पत्रकार हैं, ये सब उस वक्त बाला साहब ठाकरे को गाली दे रहे थे। उनके कई तरह के काम से किसी को भी असहमति हो सकती है, लेकिन बाला साहब ठाकरे को मुंबई को लेकर जो उनके मन में था, जो मुंबई को लेकर, और मुंबई में भी बाला साहब के रहते उस तरह की वो जो अपराधी, माफियागिरी, भ्रष्टाचारी, ये जो वाली थी, उसको काबू में करके रखा था बाला साहब ठाकरे ने। और इसीलिए जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तो उस वक्त हम लोगों की बात सुन रहे थे, देख रहे थे, रिपोर्ट्स जो आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मुंबई अनाथ हो गई हो। हर कोई, मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, कोई भी प्रवासी हो, मुंबई में रहने वाला, वो कह रहा था कि वो जैसे अनाथ हो गया हो, उसके सर से किसी अभिभावक का, गार्जियन का साया उठ गया हो। और उस सड़क पर, रेहड़ी पर काम करने वाले से लेकर और बड़े उद्योगपति तक, फिल्मी सितारों तक था। और आज जब हम ये देख रहे हैं तो बाला साहब के निधन के बाद लोगों के मुंह से वो जो अभिव्यक्ति आई थी, स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी, वो आज सच साबित होती दिख रही है। मुंबई अनाथ हो गई है, कोई उसका पूछनहार नहीं है। जो मुंबई देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों का शहर है, अभी बीच में दिल्ली एनसीआर ज्यादा हो गया, लेकिन वैसे मुंबई देश में सबसे ज्यादा कर देने वालों का शहर है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुंबई को जो मिलना चाहिए वो किसी सरकार ने नहीं दिया, नहीं मिला। वहां के लोग कीड़े मकोड़ों की जिंदगी वहां के लोग जीते हैं और वो उसी में चलते रहते हैं। माया नगरी, मुंबई का स्पिरिट का एक फर्जीवाड़ा, उसी में चलते रहते हैं। अब भी वही हो रहा है। और सोचिए कि इस अनाथ हो गई मुंबई में इस महामारी से पूरी की पूरी लड़ाई वो सिर्फ प्रचार के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है। वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो डराने वाली है। कोई नेता, बड़ा अधिकारी, कोई भी इस महामारी में वहां के लोगों के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। और तो और सीनियर डॉक्टर भी भाग खड़े हुए हैं। नौजवान डॉक्टरों ने, पढ़ने लिखने वाले, पीजी करने वाले, एमडी करने वाले डॉक्टरों ने कमाल संभाली हुई है।
उनकी वजह से जो मुंबई आज कुछ हो पा रहा है वो हो रहा है। और ये आशंका पहले से थी, खबरें भी आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ उद्धव ठाकरे, और चूंकि मैं उद्धव ठाकरे के बारे में पहले दिन से ही राय रखता हूं कि एक निर्दोष व्यक्तित्व है वो। उद्धव ठाकरे बहुत भले मानुस हैं, लेकिन उनकी समस्या है कि उनको प्रशासन नहीं आता है, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं। और मैं समझ नहीं पाता कि बाला साहब ठाकरे जैसे इतने बड़े नेता, उनके संरक्षण में रहकर, मातोश्री में रहकर उद्धव ठाकरे ऐसे क्यों नहीं हो पाए। जरूरत थी मुंबई को ऐसे नेता की, वो नहीं हो पाए। लेकिन मुझे कई बार लगता था, क्योंकि मैं शरद पवार और कांग्रेस का जो वहां कोएलिशन है उसको मैं जानता हूं, देख रहा हूं कि किस तरह के भ्रष्टाचार घोटाले पहले हुए थे और बाद में भी किस तरह की चीजें दिख रही हैं। तो मुझे लगा कहीं मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है, दुराग्रह तो नहीं पाल बैठा हूं मैं। तो इसलिए मैं खुद को मुंबई और महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल टिप्पणियां करने से रोक लेता था। जब वहां दिखा कि बहुत साफ साफ दिखा कि उद्धव ठाकरे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं कर पा रहे, साफ साफ दिखा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही, साफ साफ दिखा कि पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई तो उसका जिस तरह से सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जिस तरह से उस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो पाई। बेवजह अर्नब गोस्वामी की टिप्पणी सोनिया गांधी पर थी, उस पर FIR हुआ, सब ठीक है, आप कार्रवाई होने देते। लेकिन जिस तरह से पहले अर्नब गोस्वामी, उसके बाद CFO रिपब्लिक के, तो वो दिख रहा था कि उद्धव के हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ वो मुख्यमंत्री हैं, बेटा मंत्री है। शिव सैनिकों के लिए इतना ही है गर्व के लिए। लेकिन मुंबईकर क्या करे? मुंबई के अस्पताल सामान्य संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं, डॉक्टर टूट रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। और इसकी बड़ी, एक तरह से कहें कि इसकी बड़ी आहट इस खतरे की, वो मुझे करीब 2 सप्ताह पहले मिली थी, जब पुणे से एक सामाजिक परिवार के सदस्य का पहले संदेश आया और फिर जब हम बात नहीं कर पाए तो फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक मरीज संक्रमित है जनरल वार्ड में, और पता नहीं कि उसने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, और वहां के अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उनका कोविड-19 का, कोरोना का, चाइनीज वायरस का परीक्षण नहीं हो रहा है। खतरनाक था ये, हालांकि देश के कई हिस्सों में, ज्यादातर हिस्सों में नहीं हो रहा है। अब इसमें अच्छी बात यह कि कल जब मैंने, परसों हमारे रिश्तेदार हैं, उनको प्रयागराज से लखनऊ के सहारा अस्पताल में आना था, तो मैंने पता किया तो सहारा अस्पताल ने साफ कहा कि पहले आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करा के तब आना होगा, निगेटिव होगा तभी हम लेंगे। अब ये देश के सभी अस्पतालों को करना चाहिए। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें उन्होंने बताया था। फिर जब उनसे मैंने बात की, उन पुणे के सज्जन से, तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कॉल पे बात कराई और पता चला कि उनकी पत्नी टाटा मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर है। उन्होंने बताया कि हम लोगों को PPE किट भी नहीं मिल रहे हैं, फेस शील्ड, मास्क और दस्ताना, यही है। हालांकि ठीक है, डॉक्टर अगर काम कर रहे हैं सावधानी के साथ तो ये तीनों एहतियाती उपकरण ठीक ठाक हैं, पूरा PPE किट नहीं भी हो तो भी काम किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर अस्पताल है, पहले से ही जो रोगी होता है, मरीज होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत खराब होता है। मैंने एहतियातन जानबूझकर उन डॉक्टर का नाम नहीं पूछा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और मैं आश्वस्त होना चाहता था, इसीलिए जब उन्होंने बात कर ली तब मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन अभी हालात इतने खराब हैं कि जो डॉक्टर जिन जगहों पर काम कर रहे हैं उन्हें भयावह स्थितियों में काम करना पड़ रहा है। अभी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरी जो मैगजीन है, अखबार है, उन सब में जो छिटपुट रिपोर्ट्स दिख रही थी वो सब एक बड़े खतरे की ओर ले जा रही थी, आगाह कर रही थी। और वो हमें दिखा, जब लगातार हमने देखा कि मुंबई में काबू में नहीं आ रहा है मामला। अभी जो कहें कि धारावी बस्ती, तो वहां किसी तरह से मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब जो देश भर का 30% मामला महाराष्ट्र
और उसमें भी करीब 65% मुंबई, और उसमें भी बड़ा एक धारावी। तो ठीक है, एक बड़ी वजह यह है कि मुंबई बहुत घनी आबादी है, तो वो एक वजह है। लेकिन उसके अलावा भी प्रशासनिक अक्षमता सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह साबित हो रही है। देश में जो संक्रमित मरीज हैं, इससे 64,000 से ज्यादा कुल मामले हुए और उसमें से करीब 20,000 स्वस्थ हो गए हैं। देश भर में 2100 से ज्यादा लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। महाराष्ट्र में क्या हाल है? कुल मरीज 20,000 के पार चले गए हैं, 800 की जान नहीं बचाई जा सकी। और मैं इस 20,000 में सिर्फ 13,000 सिर्फ मुंबई के हैं, और जो जान गई 800 लोगों की, 500 की जान मुंबई में चली गई, देश की आर्थिक राजधानी में, जिसका तंत्र बहुत दुरुस्त होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर सभी राज्य सरकारों की सबकी गड़बड़ी। लेकिन इस समय में छोड़ दें हम कि हमारे पास क्या संसाधन है, कैसे हैं, लेकिन इस वक्त जो लड़ने की ताकत थी वो नहीं खड़ा हुआ कोई नेता। हालात ये हैं, जब मैं रिपोर्ट्स देख रहा था तो उन रिपोर्ट्स में नेता विहीन मुंबई वो सबसे बड़ी वजह नजर आ रही थी। नेता ही नहीं है, कोई खड़ा होने वाला ही नहीं। और मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अब मुंबई का कोई नेता नहीं रहा, अनाथ हो गई मुंबई। अब बार बार मैं ये कहता हूं, आज फिर से कहता हूं कि शरद पवार पश्चिमी महाराष्ट्र के नेता हैं, उनका मुंबई से बहुत लगाव नहीं है। वो आर्थिक ताकत मिलती रहे, राजनीतिक ताकत मिलती रहे, बस उसके भर के लिए है। और शरद पवार को कोई मुंबई का नेता मानता भी नहीं है। भले ही मैं ये कह रहा हूं तो बहुत से लोग मुझे अभी गालियां देने आ जाएंगे, उल्टा सीधा कहने आ जाएंगे, लेकिन मैं मुंबई 4 साल रहा हूं, बहुत अच्छे से महाराष्ट्र समझता हूं। महाराष्ट्र का हर जानकार ये मानेगा कि मुंबई पवार को अपना नेता नहीं मानती। और इसीलिए आज जब मुंबई को अपने नेता की जरूरत है तो कोई नेता नहीं मिल रहा है। डॉक्टर जो बहुत एकदम नए डॉक्टर हैं, पीजी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स वहां से मैं पढ़ रहा था वो सब कर रहे हैं। बुरा हाल है। अभी बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को हटा दिया गया। सुशील शिंदे के बड़े नजदीकी रहे इकबाल सिंह चहल 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी। चहल तेज तर्रार अधिकारी हैं, अच्छी पोस्टिंग चाहते हैं, महत्वपूर्ण जगहों पर चाहते हैं, बड़े फिट रहते हैं। और उन्होंने वो दिखाया भी, जैसे ही काम शुरू किया तो धारावी की बस्ती में चले गए, अच्छा उदाहरण पेश किया। अश्विनी भिड़े तेज तर्रार अधिकारी, मुंबई मेट्रो का काम बहुत अच्छे से कर रही थी। अपने ईगो में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने उनको हटा दिया था। अब बीएमसी में एडिशनल कमिश्नर बना के लाए हैं, पहले स्पेशल असाइनमेंट पे लाया था कि चलिए अब कुछ तो कीजिए। ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर इस सरकार ने आते ही किया। नेतृत्व और प्रशासन क्षमता का आप समझ लीजिए। जिस अस्पताल की बात है, जो वहां के जिस अस्पताल का वो वीडियो वायरल हुआ था, पता नहीं वो वीडियो आपने देखा कि नहीं, मैंने देखा और मुझे लगा कि ये तो भयावह है। ऐसा ही एक वीडियो पश्चिम बंगाल से आया था, कोलकाता के एक हॉस्पिटल से। उसके बाद वहां मोबाइल ले जाने पे सब पे पाबंदी लग गई थी, बंदिश लग गई थी। लेकिन जो हो रहा है उसको जानने से, रोक लेने से महामारी रुकेगी क्या? जो अस्पताल है, मैंने कहा ना कि फेस शील्ड, मास्क और दस्ताने के साथ डॉक्टर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और पूरी पीपीई किट पहनकर भी कोई बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी वो मुंबई के अस्पतालों में जाने को तैयार नहीं। डॉक्टरों का मनोबल टूट रहा है। मुंबई से पत्रकार सुचेता दलाल ने लिखा है, बड़ी लंबी थ्रेड है उनकी ट्विटर पर, उसको मैं पढ़ रहा था। तो उन्होंने लिखा कि सायन अस्पताल के उस दिन को हटा दिया गया जो लड़ रहे थे। सायन मतलब कोविड-19 अस्पताल जो मरीजों को ले रहा है। और अब उनको हटाने से जो नए लड़के लड़कियां, जो डॉक्टर पीजी एमडी करने वाले, उनका मनोबल बुरी तरह से टूट गया है। अब वहां खबरें क्या आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, कि डॉक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप कोविड-19 से मौत मत बताइए। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? परीक्षण ही मत कीजिए। डॉक्टरों का नैतिक बल बुरी तरह से कमजोर हो रहा है। सुचेता बता रही कि वहां एक अस्पताल को यही नहीं पता है कि भैया जो कोविड-19 का मरीज है, जिस बिस्तर पे है, उसकी बेडशीट का क्या करें, चद्दर क्या करें, सफाई कैसी हो, धोबी में जाए, क्या होगा, कुछ पता नहीं।
एक अस्पताल है ओपीडी में, जो वहां उस कवर है ओपीडी का, वो 30 दिनों से नहीं बदला गया है। बुरा हाल है। उसमें नेता कॉर्पोरेटर वो दबाव बना रहे हैं। एक कॉर्पोरेटर के बारे में उन्होंने बताया है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने मरीज को दिलाने के लिए, जबकि उसको बहुत जरूरत नहीं, ये गंभीर मरीज से हटवाने की बात करता है। खतरनाक भयावह स्थितियां, केओस है। नेता विहीन न होने का ये खामियाजा है। और आप देखिए, कोई भी पिछले इतने दिनों से, और मैं कह रहा हूं सभी अखबारों में, सब में छिटपुट वो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो वो मिल जाएगी। मुंबई से इकोनॉमिक टाइम्स के लिए दिव्या राजगोपाल ने भी 9 मई की रिपोर्ट की। इसमें भी लिखा हुआ है कि नए डॉक्टरों ने पूरी कमान संभाल रखी है। बाकायदा नाम है, एक 25 वर्ष के आदित्य बुर्जे हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि सायन अस्पताल में प्रतिदिन 3-4 लोगों की जान जा रही है। उस अस्पताल के डीन के हवाले से कहा गया है कि जब जगह ही नहीं है, 60 ही कुल लाशें रखने की जगह है, उसमें से 15 वो कोविड-19 मरीजों के लिए हो गई है, 19 तो 15 कोविड-19 मरीजों के लिए हो गई है और 60 कुल जगह है रास्ते में रखी हुई है। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक बड़े बॉडी बैग में काले रंग के वो लाश है और उसके अगल बगल मरीज है। आप कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। वहां व्हील चेयर पर एक कोई बैठा हुआ है, मरीज उधर है, गैलरी में पड़ा हुआ है, वहां जगह नहीं है। और सोचिए कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी पिछले हफ्ते किया, उसके पहले नहीं हुआ। निजी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, 25,000 के आसपास जो क्लिनिक चलाते हैं उन लोगों को कहा गया, लेकिन अभी तक नहीं आया। 15 दिन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही। देश की आर्थिक राजधानी इस तरह से अनाथ है, इस बुरे हाल में। और यहां के जो दिल्ली मुंबई में बैठे हुए फिल्मी सितारे, पत्रकार, बुद्धिजीवी, लिबरल, सेक्युलर, उनको इसी में चलो एक सेक्युलर सरकार हमारी है, जो सोनिया गांधी ने सेक्युलर के लिए बड़ा दबाव डाला हुआ था, फर्जी वाला सेक्युलर। लोगों की जान जा रही, इनको सेक्युलर सरकार की तारीफ करनी है, वाहवाही करनी है। कोई पीआर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कम से कम ये सोच लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र का ये हाल रहा तो देश क्या अच्छा कर पाएगा क्या? कम से कम उन नौजवान डॉक्टरों का सोच लीजिए जो इसमें भी लगे हुए हैं। कोई सीनियर डॉक्टर नहीं जा रहा है, सब बच रहे हैं, अपने चेंबर में बैठ के काम कर रहे हैं। सारी कमान संभाल रखी है जो फर्स्ट ईयर। 80% एमडी के छात्र हैं, उसमें 30% सिर्फ पहले साल के हैं, प्रथम वर्ष में है। अभी 3 साल का एमडी जो होता है उसमें पहले साल के हैं। नौजवान डॉक्टर गंभीर खतरों के बीच काम कर रहे हैं, उन सबको नमन है। लेकिन आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो नेता क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो सीनियर डॉक्टर क्या कर रहे हैं। और इस सब की जिम्मेदारी सरकार की थी कि वो इंश्योर कर दी। एकदम जंगल राज सा हुआ है। और इस महामारी के समय में इस तरह का केओस कहां लेके जाएगा आप सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां से मैंने बात शुरू की थी, कि बाला साहब होते तो ये तो नहीं होता। क्योंकि मुंबई को कुछ होता था तो बाला साहब को बर्दाश्त नहीं था। ये पूरी दुनिया जानती है, हर नेता जानता है। सोचिए जरा ये। और अब क्या कहें, सिर्फ यही कह सकते हैं कि काश आज बाला साहब होते। मुंबई का दुर्भाग्य है कि वो माया नगरी है, बहुत पैसे हैं वहां, दुनिया के बड़े शहरों में है, भारत की आर्थिक राजधानी है, सबको दिल्ली के बाद मुंबई पे कब्जा चाहिए, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है, अनाथ है वो। और इसीलिए इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार भारत में मुंबई है। सोचिए जरा।